हेलो मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? कैसे हो? जल्दी आ जाओ फटाफट से। क्या तुम्हें मैं दिख रही हूं? क्या एम आई विजिबल टू यू ऑल? कैसे हैं रजे आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर पे कैसे हैं सब? बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? और बताओ, हाउ इज लाइफ? हाउ इज लाइफ? एकदम चकाचक स्मूथ चल रही है? तुम्हारी लाइफ को और स्मूथ बनाने में आ चुकी हूं CMSL के इस पास। ठीक है, मॉड्यूल 1 GIGL और कंपनी लॉ हम लोग डन कर चुके हैं। उनके वन शॉट्स हमारे पास आ चुके हैं। आई होप आप सब बच्चों ने देख भी लिए होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेयर इज द पेन? वो पेन रहा, 1 मिनट पेन ले आऊं बस, है ना रजब? टू स्टार्ट विद ICDR। मैम इतना बड़ा चैप्टर, मैम इतना बड़ा चैप्टर कैसे कराओगे? अरे शांति रखो, शांति रखो। राइट, इस वन शॉट में मेरा टारगेट होगा जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाए, वो यहाँ पे कवर हो जाए, सो दैट हमें कुछ डिफिकल्ट लगे ही ना, हमें एकदम इजी पीजी लगे। हमें क्या लगे? एकदम इजी पीजी। हाँ जी दोस्तों, ठीक हो ना? पक्का पक्का करें शुरू। और ये जो लेट कर देख रहे हैं ना, जो लेट कर देख रहे हैं, इनको एक चांटा अलग से जरा पढ़ना तो चाहिए। देखो, आप जब भी मेरा लेक्चर लोगे, कुर्सी होती है, कुर्सी, यू नो कुर्सी क्या होती है? दिखाऊं तुम्हें या है? होगी सबके घर। कुर्सी पर बैठकर देखना है। जिनको हिंदी नहीं आती, चेयर चेयर चेयर, यू हैव टू यूज चेयर एंड टेबल व्हाइल अटेंडिंग द लेक्चर्स। बेड पर बैठकर सोफे पे ऐसे लेट जाते हैं, अपने पेट पे लैपटॉप रख लेते हैं और देखते रहते हैं। नालायकों, ये नहीं करना है, समझ गए? ठीक है, प्रॉपर डेस्क पे बैठकर आपको ये लेक्चर जो है ये लेना है। ठीक है आइए मेरे बच्चे, इस लेक्चर का मेरा टारगेट क्या होगा? ICDR में रजे समझो, ICDR में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, और वही टॉपिक स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी लगते हैं। ठीक है, अगर एक बार मैंने ये पार कर लिए तो फिर मेरा ICDR बहुत स्मूथ हो जाएगा, फिर मेरा ICDR बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं 5 मिनट्स वन कंसेप्ट लेकर आऊंगी, तो जो छोटे छोटे से कंसेप्ट होंगे ICDR के, चुटकू चुटकू से, वो हम वहां पर भी कवर कर सकते हैं। क्या यहां तक क्लियर है जी? पक्का पक्का से आगे चले। अब मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक है, अच्छा लिख दूं, ICDR के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करना जो है वो मेरा आज का गोल है, वो मेरा आज का गोल है। अच्छा, सवाल आता है मैम ये ICDR क्या है? ये ICDR क्या है रजे? ये सेबी की रेगुलेशन है। सेबी की क्या है? रेगुलेशन। कौन सी रेगुलेशन है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2018। अरे रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, 2018। अब सुनना मेरी बात, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। वो कह रहे कि भाई समझो, ये किसने बनाई है? ये सभी ने बनाई है। और ये कौन सी, नाम क्या है? ICDR का पूरा नाम क्या है? इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अगर तुम थोड़ा सा अपना 100 ग्राम का दिमाग यूज करो तो देखो इसमें क्या क्या बनता है कि भाई आप कैपिटल कैसे इशू कर सकते हो, और वो जब कैपिटल इशू करोगे तो आपको क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। अच्छा, क्यों बनाई गई ये रेगुलेशंस? क्योंकि भाई मैं तुमसे जब पैसा लूंगी, सिंपल सी बात, हेलो तुमसे बात करी हुई है, ये छुटकू तुमसे, अगर मैं आज तुमसे पैसा लूंगी तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्क्लोज यू एग्जैक्टली मैं उस पैसे का क्या यूज करने वाली हूं, डिस्क्लोज यू कि मैंने और कहां से पैसा ले रखा है, और तुमसे जो पैसा ले रही हूं वो किस फॉर्म में ले रही हूं, क्या ये सब पता होना चाहिए? यस और नो। इसीलिए रजी हमें ICDR पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को बहुत लेंदी लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज के बाद ना तो तुम्हें लेंदी लगेगा, ना तुम्हें डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन
आ चुकी है। क्लियर है? चले आओ समझो। अब ना लॉ मेकर कहता है कि भाई देख, तेरे को पैसा इशू करना है, ठीक है, तेरे को क्या इशू करना है, पैसा लेना है, बेसिकली तेरे को फंड्स रेज करने हैं। तो तू यूजुअली शेयर इशू करके फंड रेज करेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन आईसीडीआर जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम जब टाइप्स ऑफ इशू पढ़ते हैं, आईसीडीआर में रजे हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इशू, कि आप पैसा किन किन तरीकों से रेज कर सकते हो। दोबारा, आप पैसा किन किन तरीकों से रेज कर सकते हो। तो हमारे पास 5 तरीके आते हैं। कितने तरीके आते हैं रजी? 5 तरीके। सबसे पहला पब्लिक इशू, ठीक है। दूसरा राइट इशू, सुना होगा शायद आपने कंपनी लॉ में। तीसरा बोनस इशू। चौथा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और पांचवा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैडम ये क्या होता है? ये 5 तरीके तो हमें कहीं ना कहीं तो हमने पढ़े हैं, बट एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? और पब्लिक इशू में आ जाता है आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ और एफपीओ, अब समझो क्या मतलब होता है। पब्लिक इशू का क्या मतलब होता है? व्हेन यू आर ऑफरिंग योर सिक्योरिटीज टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब तुम्हें मांगने की आदत पड़ जाती है, मांगने की लत लग जाती है, उसे बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर। उसे क्या बोलते हैं जिंदा लाशों? फर्दर पब्लिक ऑफर। आओ बहुत ध्यान से समझते हैं। जब मुझे पैसा रेज करना है और मेरे को पैसे के बदले सिक्योरिटीज देनी है, तो लॉ मेकर कहता है या तो तुम पब्लिक के पास चले जाओ, या अगर पहले कभी इशू कर रखे हैं तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले लो, या फिर अगर तुम्हें पब्लिक के पास नहीं जाना तो कुछ स्पेसिफाइड लोगों के पास चले जाओ। कहां चले जाओ? कुछ स्पेसिफाइड लोगों के पास। तो जब आप पैसा मांगने एक पब्लिक के पास जाते हो, समझो मान लो तुम सब पब्लिक हो, तुम सब क्या हो? पब्लिक। मैं तुमसे पैसा लूंगी और तुम्हें सिक्योरिटीज दूंगी। ये क्या है? पब्लिक इशू। ये क्या है? पब्लिक इशू। अच्छा, पब्लिक इशू को मैंने 2 पार्ट्स में बाइफरगेट कर दिया, आईपीओ एंड एफपीओ। कौन सा मेरे बच्चे? आईपीओ एंड एफपीओ। एक बार दोबारा, कौन सा? आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ व्हेन यू आर इशूइंग सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर तुम थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लो तो मजा आ जाएगा। आईपीओ अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। आईपीओ कौन सी कंपनी लेकर आएगी? अनलिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि भाई पहली बार जा रहे हैं ना, ये सोनो तो अनलिस्टेड होंगे। एफपीओ लिस्टेड कंपनी लेकर आएगी। कौन लेकर आएगी? लिस्टेड कंपनी। क्लियर है जी? उसके बाद राइट इशू। राइट इशू क्या बोलता है? भाई देख, भाई देख, तू ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है तो लिस्टेड है। तू ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है तो क्या है? लिस्टेड। समझो तो क्या है? लिस्टेड। अब कंपनी अगर तू अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर खरीदने का राइट दे रही है ना, तो इसे बोलते हैं राइट इशू। इसे क्या बोलते हैं? राइट इशू। मतलब देखो, अगर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब एक लिस्टेड कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर खरीदने का राइट दे रही है, पैसे लेगी भाई, मनी मनी मनी, तो उसे बोलेंगे राइट इशू। समझो। लेकिन अगर एक लिस्टेड कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे रही है, तो उसे क्या बोलेंगे रे जी? बोनस इशू। उसे क्या बोलेंगे? बोनस इशू। क्या ये तीनों क्लियर है? ये तीनों पक्का पक्का क्लियर है? पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू। फ्री के नंबर है ब्रो। अगर पेपर में ये सवाल आ जाता है फ्री के नंबर है, मतलब नंबर ऐसे उड़ रहे हैं। उसके बाद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ये एक तरीके की प्राइवेट प्लेसमेंट है। ये एक तरीके का क्या है राजी? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब आप बहुत लोगों के पास नहीं जा रहे हो, समझो, जब आप बहुत लोगों के पास, जब आप पब्लिक के पास नहीं जा रहे हो, नहीं,
जब आप गिने चुने लोगों के पास जा रहे हो, आपको लगता है मेरे को पैसा इन्हीं से रेज करना है, तो वो होता है रजे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। वो क्या होता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब आधी जिंदा लाची सोचती हैं राइट इश्यू में भी तो यही हो रहा है, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हैं, पता तो है मैं किससे ले रहे हैं, समझो। राइट इशू में यू आर गिविंग राइट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट, समझो, आप उनको राइट दे रहे हो कि भाई तू चाहे तो मेरा शेयर खरीद ले, वो मना करे हाँ करे वो उसकी मर्जी है, बट आप किसको राइट दे रहे हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या हो रहा है? यहां पे आपने 100-150 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इन इनसे मेरे को पैसा लेना है, इनको मेरे को ऑफर डॉक्यूमेंट भेजना है, समझो। जब आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ध्यान से सुनना शब्द, जब आप स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर करते हो स्पेसिफाइड लोगों को, उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। उसे क्या बोलते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। मैम क्यूआईपी क्या होता है फिर? सुनो, क्यूआईपी क्या होता है? जब आप एलिजिबल सिक्योरिटीज ऑफर करते हो क्यूआईबी, इसको सिंपल। मैम ये तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से मिलता जुलता लग रहा है, बिल्कुल मिलता जुलता है। यहां पे आप ऑफर कर रहे हो स्पेसिफाइड लोगों को, और क्यूआईपी में वो स्पेसिफाइड लोन कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कौन होते हैं राजे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। कौन होते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आओ आपको ना मैं साथ ही साथ मॉड्यूल भी करा देती हूं, सो दैट तुम्हारा आईसीडीआर एकदम टिप्स पे हो जाए, एकदम टिप्स पे। और बताओ पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? सब बढ़िया चल रहा है? ICSI गूगलू, ICSI न्यू सिलेबस स्टडी मटेरियल, ठीक है। एग्जीक्यूटिव CMSL हमने खोल लिया जी। आइए पेज नंबर खोल लेते हैं 325। चलो खोल के देखते हैं क्या आता है। अरे ये तो बहुत 8th चैप्टर है ना हमारे मॉड्यूल में। हाँ अब तो यही आना चाहिए, अब तो ICDR आना चाहिए। हाँ अब तो देखो ICDR आ रहा है, ठीक है। आओ ये लास्ट खुल गया। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज इजी एज वेल, दिस इज इजी एज वेल। यू गाइस हैव टू नोट डाउन द टॉपिक्स। मैं आपको टॉपिक्स की लिस्ट नोट करवा दूंगी, ठीक है। आई विल पोस्ट अ वीडियो और उसमें मैं आपको ICDR के टॉपिक्स की लिस्ट नोट करा दूंगी कि भाई ये टॉपिक है ICDR में। फिर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मान लो मेरे टोटल 20 टॉपिक हुए या 25 हुए या 30 हुए, मान लेते 30 टॉपिक हुए, तो मेरे को ये पता है कि मेरे को ICDR में सिर्फ कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 30। सिर्फ कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 30। मैम 30 को सिर्फ कैसे बोल सकते हो आप? भाई बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये खुले तो सही, एक बार मैं तुम्हें दिखाऊं जरा कुछ। यही आ गया ना, देखो वो भी यही बोल रहे हैं। QIB हमने बात की, इट रेफर्स टू इशू बाय अ लिस्टेड एंटिटी ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ओनली टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्या यहां तक क्लियर है? अब समझो रजत ध्यान से। अब आती है हमारे पास एप्लीकेबिलिटी कि भाई ICDR कहां कहां लगेगा, ICDR कहां कहां लगेगा। जो तुमने ऊपर पढ़ा, देखो टाइप्स ऑफ इशू पढ़े। जब कंपनी, लिस्टेड कंपनी कोई भी इशू लेकर आएगी या जब अनलिस्टेड कंपनी IPO लेकर आएगी तो ICDR लग जाएगा। देखो कितना सिंपल है। एप्लीकेबिलिटी याद करने की भी जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एप्लीकेबिलिटी खुद बाय खुद क्लियर होती जाएगी आप लोगों को। वो क्या कह रहा है भाई, देखो अगर IPO लेकर आएगी एक अनलिस्टेड इशूअर, अनलिस्टेड इशूअर, कंपनी की जगह वर्ड क्या यूज किया गया है रजे? इशूअर। इशूअर नहीं है, इशूअर है, राइट। तो आप भी कंपनी की जगह वर्ड इशूअर यूज कर सकते हो, ठीक है। IPO बाय अनलिस्टेड इशूअर, क्लियर है। FPO बाय लिस्टेड इशूअर, क्लियर है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बाय लिस्टेड इशूअर, ये भी क्लियर है। बोनस इशू बाय लिस्टेड इशूअर, क्लियर है। प्रेफरेंशियल इशू बाय लिस्टेड इशूअर, क्लियर है। अब देखो एक आता है राइट इशू बाय लिस्टेड इशूअर। वो कह रहा देखो हेलो होए सुनो, हर राइट इशू पे ICDR नहीं लगेगा,
हर राइट इशू पे आईसीडीआर नहीं लगेगा। अगर राइट इशू की वैल्यू 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आईसीडीआर लगेगा। हमने जी बोला ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है आईडीआर का, मैं आपको आगे कराऊंगी। वो कह रहा आप आईडीआर का आईपीओ लेकर आ रहे हो, आप आईडीआर का राइट इशू लेकर आ रहे हो। और जब रजे वी टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, वी टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, राइट, तो हमें लगता है हम यूजुअली एनएससी बीएससी की बात करते हैं, जो मेन बोर्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, मेन बोर्ड होते हैं, राइट, जिसे हम मेन बोर्ड बोलते हैं। बट स्टॉक एक्सचेंज एक मेन बोर्ड है, एक एसएमई है, एक इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म है, और एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब 4 तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मेरी कंपनी को लिस्ट होना है तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं मेन बोर्ड पे लिस्ट हो जाऊं, या तो मैं एसएमई पे लिस्ट हूं, या मैं आईजीपीबी पे लिस्ट हूं, या मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हूं। ठीक है, आई हैव दीज 4 ऑप्शंस। बिकॉज अभी तक वी वर नॉट अवेयर, तो हमें लगता था जो मेन बोर्ड है सिर्फ वही स्टॉक एक्सचेंज। समझो, यूजुअली जो हम मेन बात करेंगे जैसे आईपीओ एफपीओ, ये हम मेन बोर्ड की बात करेंगे, लेकिन हमारा जो एप्लीकेबिलिटी है वो एसएमई पे भी है, और अगर आप देखो वो किस पे भी है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे भी लिस्टिंग है, और आईपीओ बाय एसएमई पे भी ये एप्लीकेबल होते हैं। एक बार एप्लीकेबिलिटी याद कर ले, एक बार एप्लीकेबिलिटी याद कर ले, फटाफट से आ जाओ। देखो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा नोट भी कराती जाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये लेक्चर किसके लिए है? जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा, क्या उसके लिए भी ये लेक्चर है? बिल्कुल। जिसने पहले हल्का हल्का पढ़ रखा है, हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का, क्या उसके लिए भी लेक्चर है? बिल्कुल। और जो एकदम प्रो है, भाई तुम तो गलती से भी स्किप कर मत जाना, रिवीजन करा रही हूं एकदम तसल्ली से, मॉड्यूल से भी करा रही हूं। चाहे आज हमारे, समझो मेरा टारगेट आज का ये नहीं है कि एकदम आईसीडीआर कंप्लीट, नहीं, मेरा टारगेट है जो आईसीडीआर का दिल है ना वो तुम तक पहुंच जाए, जो सारी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको डिफिकल्ट लगती है वो तुम तक पहुंच जाए, तुम तक। चलें आइए, तो इफ आई टॉक अबाउट राजी एप्लीकेबिलिटी, इफ आई टॉक अबाउट एप्लीकेबिलिटी, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा, और अगर तुम रिकॉर्डेड भी देख रहे हो, तुम्हें कसम लगे मेरी, तुम्हें कसम लगे मेरी, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। अब अगर देखो मुझे कुछ हो गया तो रिस्क तुम्हारा है, रिस्क तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मेरी कसम लगे, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी सबसे पहला क्या कह रहा है? आईपीओ बाय अनलिस्टेड इशूअर, ठीक है जी। उसके बाद एफपीओ बाय लिस्टेड इशूअर, ठीक है। ऑब्वियसली अब बोनस इशू, राइट इशू सब लिस्टेड इशू है, ठीक है। बोनस इशू, राइट इशू, लेकिन वैल्यू 50 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए रजे। उसके बाद था आप आईपीओ ला रहे हो एसएमई पे, आप लिस्ट हो रहे हो आईजीपी पे, ठीक है। आप आईपीओ ला रहे हो आईडीआर का, आप रजे राइट इशू ला रहे हो आईडीआर का, ठीक है। आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ला रहे हो, आप प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, तो आपके ऊपर आईसीडीआर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। आपके ऊपर आईसीडीआर क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। अब समझो, यूजुअली एक्ट हो या कोई भी रेगुलेशंस हो, उसमें चैप्टर्स होते हैं। चाय पियोगे गाइस? चाय पियोगे? मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ सुबह 8 बजे, ठीक है, और तुम्हें तो मेरा पता ही है कि बिना चाय के थोड़ा सा सिस्टम ऑन होता नहीं है। चलो आओ, सुनना ध्यान से, सुनना। वो कह रहा है आईसीडीआर रेगुलेशन में ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, ये सारे चैप्टर्स जो है रजे ये दे रखे हैं, बट हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन पे हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है रजे, वो ये 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका आईपीओ का, देखो लिखा हुआ है आईपीओ ऑन मेन बोर्ड, और चैप्टर नंबर 4 जो किसका है? एफपीओ का। ये दोनों मैं आपको साथ कराऊंगी, आईपीओ एफपीओ मैं आपको दोनों साथ कराऊंगी। चैप्टर 2 आईपीओ का, चैप्टर 4 एफपीओ का, चैप्टर 2 आईपीओ का, चैप्टर 4 एफपीओ का, राइट। जब हम इसे रेगुलर क्लास में करते हैं तो यार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, प्रॉपर दिखाते हैं कौन सी कंपनी आईपीओ लेकर आई है, कैसे लेकर आती है, क्या प्राइस रहता है, राइट। बट ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज वन शॉट, तो मेरा टारगेट यहाँ पे कुछ और रहेगा, मेरी प्रायोरिटीज यहाँ पे कुछ और रहेंगी। वो कह रहा देखो,
मैं सबसे पहले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूं, एक है आईपीओ और एक है एफपीओ। एक क्या है मेरे बच्चे आईपीओ और एक क्या है एफपीओ, ठीक है। आईपीओ को भी तीन पार्ट में डिवाइड कर देती हूं। सबसे पहला नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन आईपीओ नहीं ला सकता। फिर है एलिजिबिलिटी, कौन कौन आईपीओ ला सकता है। और फिर है जर्नल कंडीशन कि भाई देखो अगर तुम आईपीओ ला रहे हो तो तुम्हें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सेम कॉपी पेस्ट इधर कर लोगे, सेम कॉपी पेस्ट इधर। नॉन एलिजिबिलिटी, कौन कौन एंटिटी एफपीओ नहीं ला सकती। एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी एंटिटी एफपीओ ला सकती है। और उसके बाद जर्नल कंडीशन, उसके बाद क्या है रजे, जर्नल कंडीशंस। चलो पढ़ना शुरू करें। रेगुलेशन 5 डील करती है आईपीओ से। रेगुलेशन 5 किससे डील करती है, आईपीओ। 5(1), 5(2) बताते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन सी नहीं है, कौन सी एंटिटीज एलिजिबल नहीं है। अभी के लिए आप समझो, रेगुलेशन नंबर बाद में भी याद कर लोगे तो चलेगा। समझो सबसे पहला वो क्या बोल रहा है, भाई देख कौन सी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा बियर करना, ठीक है। वो कह रहा है इफ इशूअर, कंपनी यूज मत करना वर्ड, इशूअर यूज करना। क्लियर है बच्चे। इफ इशूअर, देखो मैं ऐसे बोल रही हूं, इशूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर्स आर डी बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट, आर डी बार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग कैपिटल मार्केट। इसमें डायरेक्टर्स भी ऐड कर लो, क्या ऐड कर लो, डायरेक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है भाई देखो, तुम्हारा प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर या डायरेक्टर मार्केट से डी बार्ड है। मार्केट से क्या है, डी बार्ड। डी बार्ड का क्या मतलब है कि भाई सेबी ने मना कर रखा है, हेलो शुट को इधर, इधर शुट को देख, आप मत जाइयो मेरे पास, मेरे पास आप मत जाइयो, पैसे रेज कर मत लियो। मतलब तुम ऑलरेडी कांडी हो, तुमने कुछ कर रखा है और सेबी ने तुम्हें क्या कर रखा है, डी बार। क्या कर रखा है, डी बार। तुम पे रोक लगा रखी है, तुम पे क्या कर रखा है, रोक। क्लियर है। दूसरा पॉइंट जबरदस्त है, वो कह रहा सुनना, तुम्हारी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर में कोई गलती नहीं, तुम्हारी कंपनी डी बार नहीं है, तुम्हारी कंपनी का प्रमोटर डी बार नहीं है, तुम्हारी कंपनी का डायरेक्टर डी बार नहीं है, लेकिन तुम एक ऐसे कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो जो डी बार है। मतलब मैम क्या दिमाग खराब हो रहा है हमारा। इधर देखो, इधर देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सबसे पहली इनएलिजिबिलिटी कि भाई इश्यूअर, प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर क्या है, डी बार्ड। क्या है, डी बार्ड। दूसरी कंडीशन क्या कि भाई देखो मेरी कंपनी तो एकदम है सगी सावित्री, मेरी कंपनी एकदम क्या है, सगी सावित्री, और मेरे प्रमोटर डायरेक्टर भी एकदम सगे सावित्री हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जो कंपनी डी बार्ड है, जो कंपनी क्या है, डी बार्ड। तो ऑब्वियसली जो ये मेरी कंपनी है ये भी आईपीओ ला नहीं सकती। मतलब अगर तुम्हारी संगत खराब है तो श्योर शॉर्ट तुम भी एकदम खराब हो। तुम्हारे घर वाले बोलते हैं कि यार तेरे दोस्त ने तुझे बिगाड़ दिया, पर उनको क्या बता कि ये जो उनकी छुटकी से बच्चे हैं उन्होंने ही पूरे लोगों को बिगाड़ रखा है। भाई ये बहुत शरारती है, उनको तुम्हारी असलियत नहीं पता। सच बताना, स्माइल कर रहे हो ना, मनी मन स्माइल कर रहे हो ना, ये अरे मैडम कह तो सही रहे हो मैम, पता नहीं है हमारे घर वालों को हम चीज क्या है, हम चीज बड़ी है मस्त मस्त। खैर क्या ये दो चीज सिचुएशंस क्लियर है। अगला देखना, इफ द इशूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर इज अ विलफुल डिफॉल्टर, मतलब आपने किसी के पैसे लिए और आपने किसी के पैसे वापस नहीं किए, रजी आप क्या हो, विलफुल डिफॉल्टर। और उसके बाद वो कह रहा है प्रमोटर और डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। क्या है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, मतलब भगोड़ा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर का मतलब क्या होता है जी, भगोड़ा। अब बच्चा बोलेगा मैम इसमें ईश्वर क्यों नहीं है, क्या ईश्वर भाग सकता है क्या, क्या ईश्वर भाग सकता है क्या, नहीं। तो ऑब्वियसली ईश्वर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर कैसे होगा, नहीं हो सकता, राइट। और एक और कंडीशन क्या है समझो, इफ देयर आर any outstanding convertible securities, if there are any outstanding convertible securities, if any outstanding convertible securities। अब इसका मतलब क्या है समझो मेरी बात। सबसे पहले ऊपर वाली चार कंडीशन रिवाइज करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाली चार कंडीशन रिवाइज करते हैं। देखो आज का टारगेट क्या है,
समझ के याद करके जाना है, क्योंकि जितना, अब देखो आईसीडीआर बहुत बड़ा है, तुम जितने टॉपिक्स इसके एकदम मन में बिठाते चले जाओगे ना, उतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं क्लास में 5 बार भी रिपीट कर रही हूं तो तुम्हें मेरे साथ 5 बार रिपीट करना है, तुम्हें तभी याद होगा। अदरवाइज तुम लास्ट में जाकर पूछते हो ना मैम याद कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, तो तुम्हारी दिसंबर की चीज जो है ना वो अभी जुलाई से ही शुरू हो गई है कि भाई तुम मेरे साथ बोलो, मेरे साथ याद करो, रिवाइज भी यही करके जाओ और रिटेन भी तुम अपनी बड़ी बहन के साथ ही करके जाओ। सिचुएशन क्लियर है? आओ एक बार, कौन सी एंटिटीज आईपीओ नहीं ला सकती? देखो अगर मेरा इशूअर प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर डायरेक्टर डी बार्ड है, डन। मेरी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर एक ऐसी कंपनी का प्रमोटर डायरेक्टर है जो डी बार्ड है, डन। इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, डन। प्रमोटर डायरेक्टर भगोड़े हैं, डन। फिफ्थ कंडीशन क्या बोलती है? इफ देयर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। भाई तुम आईपीओ ला रहे हो, तुम क्या ला रहे हो? आईपीओ। तुम्हारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग है। अच्छा व्हाट इज कन्वर्टेबल सिक्योरिटी? कि अभी एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूं कि आपने इशू तो किए थे डिबेंचर्स या आपने इशू तो किए थे प्रेफरेंस शेयर्स, बट वो लेटर ऑन कन्वर्ट होने हैं इक्विटी में। किस में कन्वर्ट होने हैं? इक्विटी में। तो लॉ मेकर कहता है हेलो कंपनी, हुश इधर, पहले जो पड़ा है ना कन्वर्जन, पहले उसको कन्वर्ट कर, नए बाद में लाइयो। समझो, मेक सेंस ना? नए बाद में आइयो, पहले कन्वर्जन कर। पहले क्या कर? कन्वर्जन। अब लॉ मेकर कहता है समझो, लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस है। लेकिन इसकी क्या है? 2 एक्सेप्शंस। पहला, वो जो आपने कन्वर्टेबल सिक्योरिटी है वो है ईसोप के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? ईसोप। मतलब आपने इंप्लॉय को दे रखे हैं और आपने बोल रखे हैं कि आफ्टर अ पीरियड आई विल कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी शेयर और एज द केस में भी, तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप प्रॉमिस कर रहे हो, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। क्या रिश्ता पुराना है? आप मुझे क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई देख, जब मैं ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा ना, जब मैं ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करूंगा तब तक कन्वर्जन हो जाएगी, तब तक कन्वर्जन हो जाएगी। तो इस केस में क्या होता है रजे? इस केस में आपको आईपीओ लाने दिया जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 2 फॉर आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज, आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉयज। अगर आपने एम्प्लॉयज को दिए हुए हैं और वो आउटस्टैंडिंग है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे तब या उससे पहले तक आपकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर तब तक आउटस्टैंडिंग भी हैं तो हमें कोई भी दिक्कत जी नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा हमने बोला आप डीबार्ड हो तो आप मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकते, बट वंस पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट इज ओवर, दोबारा, वंस पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट इज ओवर, क्या आप मेरे बच्चे कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या करोगे? मुझे एक बात बताओ जिंदा लाशो, क्या करोगे? आप कर सकते हो आईपीओ। क्या ला सकते हो? आईपीओ। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो प्लीज। देखो सबसे पहला, तुम्हारा इशू और तुम्हारा प्रमोटर डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप, सेलिंग शेयर होल्डर डी बार्ड है। तुम एक ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो जो कंपनी डी बार्ड है, तो जो तुम्हारी ओरिजिनल कंपनी है वो आईपीओ नहीं ला सकती। तीसरा क्या है? इशू और प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, प्रमोटर डायरेक्टर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, तुम्हारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अगर वो कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इंप्लॉय के पास है तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम वादा कर रहे हो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या नॉर्मल प्रोस्पेक्टस फाइल करने से पहले तुम कन्वर्ट कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर एक बार पीरियड ऑफ डिपार्टमेंट ओवर हो गया तो भाई आईपीओ लेकर आओ। क्या दिल में बैठ गई? मुझे एक बात बताओ, दिल में बैठ गई? मैं ना वन शॉट्स भी ऐसे नहीं लेने वाली कि भाई एकदम ही तुम्हें फटाफट से 5x पे सब करा दिया, नहीं। बिकॉज आई नो आईसीडीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे अटकते हैं, बहुत आराम से कराऊंगी, जितना एक टाइम में क्लियर हो पाएगा उतना क्लियर है, अदरवाइज बहुत सारे पार्ट्स बन जाएंगे, सीरीज बन जाएगी, टेंशन नहीं लेंगी, ठीक है। बट जितना कर रहे हैं उसमें हम अपना 100% देंगे। अगला क्या आता है रजब? अगली आती है एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से सुनना। एलिजिबिलिटी देखो, टोटल 4 केसेस हैं। कितने केसेस हैं? 4। बट एक बार ना मैं चौथे को साइड रखती हूं और याद रखना ये जो 3 है ना, इसमें और नहीं है, इसमें क्या है मेरे बच्चे? एंड। इसमें क्या है? एंड। कि भाई ऐसा नहीं है, समझो, ऐसा नहीं है कि या तो 1 या तो 2 या तो 3, नहीं, 1 + 2
+3 + 4, अगर 4 लगेगी तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी ये सारी कंडीशन जब स्पेसिफाई होंगी, सेटिस्फाई होंगी, तो ही मैं आईपीओ ला सकती हूं, अदरवाइज मेरे बच्चे मैं आईपीओ ला नहीं सकती। क्या क्लियर है? देखो सबसे पहला वो क्या कह रहा है, नेट टेंजिबल एसेट्स, नेट टेंजिबल एसेट्स ऑफ 3 करोड़ इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर्स। इसको यहां तक रखते हैं। पहला कि भाई पिछले 3 सालों में हर साल, सुनना ध्यान से, पिछले 3 सालों में हर साल नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ की होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि भाई एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल का कितना होना चाहिए, 15 करोड़। कितना होना चाहिए, 15 करोड़। और नेटवर्थ पिछले 3 सालों में कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। ध्यान से एक बार दोबारा, सबसे पहला नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, और उसके बाद नेटवर्थ 1 करोड़। इसके बाद दोबारा देखो, नेट टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, नेटवर्थ 1 करोड़। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम देख रहे हो नेट टेंजिबल एसेट, आप ये कह रहे हो 3 करोड़ होनी चाहिए इन ईच प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 3। मतलब क्या है कि पिछले तीनों सालों में कम से कम 3 करोड़ होना चाहिए क्या, टेंजिबल एसेट। 3 करोड़ होना चाहिए क्या, टेंजिबल एसेट। उसके बाद एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब वो ये नहीं बोल रहा कि 15 करोड़ हर साल में होना चाहिए, ना 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 ना, वो ये बोल रहा है एवरेज 15 करोड़ होना चाहिए तीनों सालों का मिला के, लेकिन प्रॉफिट हर साल में होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। और नेटवर्थ, सिंपल सी बात है, नेटवर्थ वो कह रहा है 1 करोड़ इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर। हर साल नेटवर्थ भी कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। 1 करोड़। अब एक बार अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन हम लिखें, जस्ट गिव मी अ मिनट। एक बार अगर हम क्या लिखे ना जी, एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। 3 कंडीशंस ऐसी है मेरे बच्चे जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नेट टेंजिबल एसेट, ठीक है जी। दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी आपकी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली थी, और तीसरी कौन सी थी, नेटवर्थ, ठीक है। सबसे पहले फिगर्स लिख लेते हैं। सबसे पहले फिगर्स, नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़, और नेटवर्थ 1 करोड़, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, पिछले 3 साल से लगातार कम से कम 3 करोड़ की नेट टेंजिबल एसेट्स आपकी होनी चाहिए। समझ आता है? पिछले 3 साल से लगातार 1 करोड़ नेटवर्थ तुम्हारी होनी चाहिए। समझ आता है? इन ईच 3 फुल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये बात लिखी हुई है। वो कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ का है ना, ये ऐसा नहीं है हर साल 15 करोड़ होना चाहिए, ये है एवरेज कितना होना चाहिए, 15 करोड़। 3 साल का एवरेज कितना होना चाहिए, 15 करोड़। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या, हर साल भाई प्रॉफिट तो होना चाहिए, हर साल प्रॉफिट तो होना चाहिए। 3 चीजें क्लियर। अब वो ये कह रहा है जो नेट टेंजिबल एसेट्स है ना 3 करोड़ की, इसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी एसेट्स में नहीं होना चाहिए। मतलब भाई देखो, सिंपल सी बात है, तुम्हारी एसेट 100 रुपए की और 60 रुपए का तो तुम्हारा कैश है, फिर तुम बिजनेस कहां से कर रहे हो, फिर तुम्हारी एसेट्स बिजनेस में कहां से एंगेज्ड है। आप सिंपल सी बात समझो, मेरी एसेट्स है 100 करोड़ की, जिसमें से 60 रुपए तो मेरे पास कैश पड़ा है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ से मैं अपना बिजनेस कर रही हूं, 40 करोड़ से मैं एसेट्स ले रही हूं, तो मतलब मेरी एसेट्स मेरे बिजनेस में इतनी एंगेज्ड नहीं है, यस और नो। तो क्या बोल रहा है कि भाई देख, ये बात याद रखियो, हाउएवर इफ मोर देन 50% ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, अगर हैं तो आप ही हमें आश्वासन दे दो, आप ही हमसे वादा कर दो कि जो एक्सेस मॉनेटरी जो
पैसा है, आप उसे यूटिलाइज कर लोगे अपने बिजनेस में। कहाँ यूटिलाइज कर लोगे? अपने बिजनेस में। आप देखो क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ प्रीसीडिंग फुल ईयर विच नॉट मोर देन 50% इज हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट्स है, तो आप वादा कर दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेटवर्थ वाला क्राइटेरिया, ठीक है। अब अगला देखो, वो कह रहा है अगर, फोर्थ में भी देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस अगर, भाई अगर तुम्हारा पिछले 1 साल में नाम चेंज हुआ है, मैम नहीं हुआ तो नालायको, तो ये कंडीशंस ही नहीं लगेंगी, सिंपल सी बात, नहीं हुआ तो ये कंडीशन ही नहीं लगेगी। ये कंडीशन कब लगेगी? जब नाम चेंज हुआ है। अब लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई देख, पिछले 1 साल में तेरा नाम चेंज हुआ है, ठीक है, तो तुझे ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एट लीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू जो तेरा 1 साल का है ना, वो कहां से आया है? नए नेम से। कहां से आया है? नए नेम से। मान लो मेरी कंपनी है शिवानी ट्यूबलाइट, नहीं भाई ट्यूबलाइट तो बहुत बेकार हो जाएगा, शिवानी रेडियो, मान लो शिवानी रेडियो, ठीक है, रेडियो है, और अब मैं चेंज करके अपना नाम रख रही हूँ शिवानी बैटरी, शिवानी बैटरी, ठीक है, और मैं दिखा रही हूं कि भाई मेरी जो टर्नओवर है ना, एकदम मेरा जो प्रॉपर रेवेन्यू है वो 100 करोड़ है। वो कितना है? 100 करोड़। लेकिन उसमें से 80 करोड़ तो रेडियो के बिजनेस से आया है, और रेडियो का बिजनेस आगे बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने अब अपना नाम चेंज कर लिया, तो अगर मैं आपको बताऊंगी कि शिवानी बैटरी का शिवानी बैटरी का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ है, तो आप तो भाई खुश हो जाओगे कि रेवेन्यू 100 करोड़, बैटरी से क्या बात है, कंपनी बढ़िया चल रही है। लेकिन असलियत क्या है कि मेरा 80 करोड़ रेवेन्यू तो आज भी रेडियो से आई है, सो नो। तो कह रहा है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि एट लीस्ट 50% ऑफ जो रेवेन्यू है वो नए नेम से है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। एलिजिबिलिटी, नेटवर्थ, नेटवर्थ, नेटवर्थ 3 करोड़ या उससे ज्यादा इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। गलत बोल दिया मैम, वो नेट टेंजिबल एसेट है। नेट टेंजिबल एसेट्स पिछले 3 सालों में हर साल 3-3 करोड़ की होनी चाहिए। नॉट मोर देन 50% बी हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट्स। अगर है तो वादा कर दो कि आप इसे यूटिलाइज कर लोगे। दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज जो है वो 15 करोड़ होना चाहिए, लेकिन हर साल में प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बहुत सिंपल सादी सी, नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा पिछले 3 सालों में, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपने नाम चेंज किया है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम न्यू नेम। लेकिन मैम हमने तो सुना है लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ लाती है, लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ लाती है। वो कैसे लाती है? क्योंकि आपने बोला ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ए बी सी डी चारों। अब अगर मेरा एक भी साल में लॉस है तो ये तो सेटिस्फाई होगी नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली। तो कह रहा भाई देख, इन केस एलिजिबिलिटी कंडीशंस आर नॉट मेट, तो आईपीओ लाने के 2 रूट्स है। अगर आप ध्यान से समझो मेरे बच्चे, आईपीओ लाने के 2 रूट्स है। एक तो डायरेक्ट रूट, एक तो क्या है राजे? डायरेक्ट रूट, जिसमें आप 4 कंडीशंस क्या कर लो? सेटिस्फाई। 4 कंडीशन क्या कर लो? सेटिस्फाई। क्लियर है? सेटिस्फाई। और एक है राजे इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट मतलब अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इफ कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस, तो कह रहा भाई देखो 2 चीजें होंगी। पहला तो इशू लाना पड़ेगा थ्रू बुक बिल्डिंग। पहला इशू लाना पड़ेगा थ्रू बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग मतलब का मतलब क्या है रजे? आपको पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना है, बिड्स मंगानी है, उसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करना है। देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस, तो आपको इशू लाना पड़ेगा बुक बिल्डिंग से। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ध्यान से देखो, आपको कम से कम 75% ऑफ द नेट ऑफर आपको किसको ऑफर करना पड़ेगा? किसको अलॉट करना पड़ेगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। किसको ऑफर करना पड़ेगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। वो क्या कह रहे हैं? एट लीस्ट 75% ऑफ नेट ऑफर अलॉटेड टू QIB। एटलीस्ट हटा दो, क्योंकि 75 ही करना है, 75 भी बहुत हो जाएगा, राइट? 75 भी बहुत हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? कि यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। मैम अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही तो ठीक है, नहीं की तो क्या? नहीं की तो क्या? वो कह रहा है बुक बिल्डिंग से आएगा, और जितना भी ऑफर है कम से कम उसका 75% किसको जाएगा? QIB को। क्योंकि अगर मान लो मैं 100 करोड़ का ऑफर लेके आ रही हूं, 75 करोड़ QIB ले रहे हैं, तो क्या बाकी पब्लिक को एश्योरेंस मिल जाएगी? क्योंकि QIB
आपके हमारे जैसे तो छुटकू छुटकू नहीं होते ना, वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर उन्होंने 75% ऑफ द ऑफर लिया है, इसका क्या मतलब है कि कंपनी अच्छी है, जनरल पब्लिक भी इस ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकती है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का, किसी को कोई डाउट? अब ये हम क्वेश्चन करेंगे, बट इस क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जर्नल कंडीशंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? जर्नल कंडीशंस। भाई जर्नल कंडीशन बहुत सिंपल है, बहुत तूफान, बहुत सिंपल। जर्नल कंडीशन क्या भाई? देख, सबसे पहला तो तू जहां जा रहे है वहां से तो अप्रूवल ले ले। कहां जा रहे हो? स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहे हो ना, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहे हो, तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। हमने बोला जी ठीक है, और बताओ, और बताओ फटाफट से, टाइम पास मत करो, और बताओ। वो कह रहा है डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर ले, क्योंकि तेरे शेयर्स किस में कन्वर्ट होंगे? डीमैट में। तेरे शेयर किस में कन्वर्ट होंगे? डीमैट में। तो डिपॉजिटरी के साथ क्या कर ले? एग्रीमेंट। डिपॉजिटरी के साथ क्या कर ले? एग्रीमेंट। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तेरे कोई पार्टली पेड अप शेयर है, अगर कोई पार्टली पेड अप शेयर है तो उन्हें क्या कर ले? फुल्ली पेड अप। उन्हें क्या कर ले? फुल्ली पेड अप या फोरफिट कर ले। मैम लेकिन शेयर तो पहली बार इशू कर रहे हो, नल्लायक को आईपीओ लेकर आ रहे हो, मतलब पब्लिक को पहली बार दे रहे हो। क्या शेयर ऑलरेडी मेरे पास होंगे, हाँ या ना? चौथा, प्रमोटर की सारी होल्डिंग जो है वो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होनी चाहिए? डीमैट फॉर्म। आसान है, ये चारों कंडीशन आसान है। अगली दो लगेंगी सीधा दिल पर लगेंगी। आई गेस ये चार कंडीशंस बहुत आसान है। सबसे पहले क्या कह रहा है? इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। भाई स्टॉक एक्सचेंज की क्या लेनी है? अप्रूवल। क्लियर है। दूसरा, डिपॉजिटरी के साथ क्या करना है? एग्रीमेंट। डिपॉजिटरी के साथ क्या करना है? एग्रीमेंट। क्लियर है। तीसरा, पार्टली पेड अप शेयर को क्या बनाना है? फुल्ली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर को किस में कन्वर्ट करवाना है? फुल्ली पेड अप शेयर में। क्लियर है। प्रमोटर के शेयर किस में होने चाहिए? डीमैट फॉर्म में। क्लियर है। अब फोर्थ और फाइव देखो, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ और सिक्स क्या बोल रहा है समझो। फिफ्थ और सिक्स सिंपल सी बात बोल रहे हैं। इट हैज मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरीफाइएबल मीन्स towards 75% of the stated towards 75% of the stated cost of the project, excluded amount to be raised through public issue or through existing identifiable internal accruals। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आपको अच्छी से समझ आना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जांपल रजे, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ का। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 100 करोड़ का। ठीक है, अब मैं 20 करोड़ पब्लिक इशू से रेज कर रही हूँ। 20 करोड़ कहां से रेज कर रही हूँ? पब्लिक इशू से। ठीक है रजे, बचे कितने? 80 करोड़। अब वो कह रहा है 80 करोड़ में से 20 करोड़ मेरी कंपनी के खुद के पास पड़े हैं, मतलब मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में 20 करोड़ पड़े हैं, मतलब मेरे पास पड़े हैं। काइंड ऑफ ये समझो, मेरे पास 20 करोड़ पड़े हैं, मैं उनका इंतजाम खुद कर सकती हूँ। इस 20 करोड़ को बोलती हूँ इंटरनल एक्रूवल्स। कितना बोलती हूँ? इंटरनल एक्रूवल्स। अच्छा, बचे कितने? 60 करोड़। बचे कितने राजेश? 60 करोड़। अब मैं ये सोचती हूँ 60 करोड़ का लोन ले लूंगी। 60 करोड़ का क्या ले लूंगी? लोन। अब समझो, मैंने पब्लिक इशू से पैसा मंगा लिया, मेरे पास 20 करोड़ पड़े हैं, 40 हो गए। मैं बैंक से लोन लेने गई, बैंक ने मना कर दिया। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बैंक से लोन लेने गई, बैंक ने कहा इधर आ, इधर आ, चल हट। तो भाई आप ये समझो, जो पब्लिक इशू से पैसा रेज किया उसको करूंगी क्या? और 100 करोड़ वाला प्रोजेक्ट जिंदगी में कभी भी 40 करोड़ में तो वैसे भी पूरा नहीं हो सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं यहां पे डिफिकल्टी आ जाएगी। यस और नो? बिल्कुल आ जाएगी। तो लॉ मेकर कहता है कि ये जो 60 करोड़ है ना, जब तुम पब्लिक से पैसा रेज करो, तुम ये बात ध्यान रखो कि 60 करोड़ के 75% का इंतजाम पहले ही हो जाए। इस 60 करोड़ के 75% का इंतजाम पहले ही हो जाए, ताकि इशू के वक्त या इशू के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई देख, जितनी तेरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है ना, उसमें से तू पब्लिक इशू हटा दे, उसमें से तू इंटरनल एक्रूवल्स हटा दे।
जितना बाकी बचता है उसके 75% का क्या कर ले, फर्म अरेंजमेंट। क्या कर ले, फर्म अरेंजमेंट, ताकि बाद में किसी को भी दिक्कत ना हो, ताकि बाद में किसी को भी दिक्कत ना हो। अब ये पॉइंट पढ़ने में अलग है और लिखने में अलग है। इसको आपको लिखना भी आना चाहिए, इसको आपको लिखना भी आना चाहिए। तो अगर आई होप आप समझ गए, समझ गए ना तुम जिंदा लाशों, कि नहीं समझे अभी तक? तो अगर मैं इसको लिखवाऊं तो इसको मैं क्या लिखवाऊं, देखो, कंपनी हैज मेड फर्म अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। भाई ऐसे नहीं तुम कहीं से भी ले लो, थ्रू वेरीफाइएबल मीन्स कंपनी हैज मेड फर्म अरेंजमेंट्स, ठीक है, ऑफ फाइनेंस through verifiable means for 75% of stated cost of finance project, excluding money raised through public issue एंड इंटरनल एक्रूअल। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? 6th पॉइंट। अच्छा 6th पॉइंट क्या बात बोलता है? 6th पॉइंट ये बोलता है भाई देखो, तुम प्रोस्पेक्टस लाओगे, जब पब्लिक इशू करोगे प्रोस्पेक्टस लाओगे। अब तुमसे पूछा जाता है कि भाई पैसा कहां यूज कर रहे हो, ये पैसा कहां यूज कर रहे हो? तुम बोलते हो 10 करोड़, मानो तुमने 100 करोड़ रेज किया, तुम बोलो कि 10 करोड़ यहां लगाएंगे, 90 करोड़ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस, 90 करोड़ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस भाई जर्नली यूज करेंगे। लॉ मेकर कहता है ये बदतमीजी मुझसे मत कर दियो, जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस पे मैक्सिमम तू दिखा सकता है 25%, मैक्सिमम तो कितना दिखा सकता है? 25%। तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ रेस किया है ना, 50 करोड़ जर्नल कॉर्पोरेट 25 करोड़ जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस, 20 करोड़ बता देंगे कहां लगा रहे हैं, और बाकी दिखा देंगे कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, यानी अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट। लॉ मेकर कहता इधर आ, और लॉ मेकर ने एक चांटा मारा, कहता देख जर्नल कॉर्पोरेट पर्पस भी 25% मैक्सिमम, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट भी मैक्सिमम 25%, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट भी मैक्सिमम 25%, और इन दोनों को मिला करके 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन दोनों को मिला करके 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, आप अपने प्रोस्पेक्टस में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस दिखा सकते हो मैक्सिमम 25%, या फिर अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो मैक्सिमम 25, लेकिन याद रहे इन दोनों को मिलाकर के 50 नहीं होगा, कितना होगा? 35। कितना होगा? 35। क्या यहां तक क्लियर है? तो जो हमने ये चार्ट बनाया था, याद है ये वाला एक चार्ट बनाया था हमने, ये रहा। अब अगर इस चार्ट को हम कंप्लीट करें रजे, इस चार्ट को हम थोड़ा सा कंप्लीट करें, तो मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। आइए सबसे पहले नॉन एलिजिबिलिटी, ठीक है, इशूअर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर, सेलिंग शेयर होल्डर, क्या है? डी बार्ड। ठीक है, तुम एक ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो, तुम कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो, और एक ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो जो क्या है? डी बार्ड। तो ये कंपनी आईपीओ नहीं लेकर आ सकती। इशूअर प्रमोटर डायरेक्टर विलफुल डिफॉल्टर है, प्रमोटर डायरेक्टर एकदम भगौड़े हैं, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, या उस टाइम पे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आउटस्टैंडिंग है। लेकिन इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं, अगर आपने वो एम्प्लॉय को दे रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप बोल रहे हो कि ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते टाइम कन्वर्जन हो जाएगी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी कंडीशन वो क्या कह रहे हैं? नेट टेंजिबल एसेट 3 साल में ईच ईयर में 3 करोड़ होनी चाहिए कम से कम, नेटवर्थ 3 साल में ईच ईयर में कम से कम 1 करोड़ होनी चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 ईयर का एवरेज
15 करोड़ होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरी ईयर होना चाहिए। और ये जो 3 करोड़ है इसमें से नॉट मोर देन 50% हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, हेल्ड इन मॉनेटरी फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप क्या कह रहे हो, अगर आपने लास्ट एक ईयर में अपना नेम चेंज किया है तो 50% रेवेन्यू कहां से आना चाहिए, नए नाम से। कहां से आना चाहिए, नए नाम से। जनरल कंडीशन वो क्या कह रहा है, स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल ले लो, डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट कर लो, राइट। प्रमोटर के शेयर डीमैट में होने चाहिए, शेयर फुल्ली पेड अप कर लो, 75% का इंतजाम कर लो, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25%, अनआइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट 25%, दोनों को मिला के 35%। आईपीओ खत्म, आईपीओ खत्म। सच सच बताओ, क्या आईपीओ में कुछ मुश्किल लगा? सच सच बताओ, क्या आईपीओ में कुछ मुश्किल लगा? नहीं लगा होगा। एफपीओ बताओ, एफपीओ में क्या है, एफपीओ में बताऊं? बताऊं, आ जाओ। ये जो 4 कंडीशंस है ना, ये डायरेक्टली नॉन एलिजिबिलिटी में है। सिंपल। एलिजिबिलिटी में ये सिर्फ नेम वाली कंडीशन है, और जनरल कंडीशंस में भी यही वाली सारी कंडीशंस हैं, प्रमोटर के डीमैट को छोड़ के, क्योंकि उसका शेयर डीमैट में ही होगा, क्योंकि पहले कंपनी आईपीओ ला चुकी है। मतलब भाई लॉ मेकर ने एफर्ट नहीं डाले। जैसे जैसे तुम जिससे एफर्ट चाहते हो वो नहीं डालता ना, वैसे ही लॉ मेकर ने भी एफर्ट नहीं डाले, और लॉ मेकर ने भी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। लॉ मेकर ने भी क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट। एंटिटी इज नॉट एलिजिबल, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी सारा सेम पॉइंट है। प्रमोटर ग्रुप डी बार्ड है, ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर हो जो डी बार्ड है, विलफुल डिफॉल्टर है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है। हाँ जी, तो यहां तक क्लियर है। आईपीओ एफपीओ की कंडीशंस आई होप मेरे हर बच्चे को क्लियर होगी, ठीक है जी। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ज्यादा धुआंधार टॉपिक। अच्छा, मैं उसे धुआंधार क्यों बोल रही हूं, ये आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि भाई वो है ही धुआंधार, वो है ही धुआंधार। वो टॉपिक है ऑफर फॉर सेल। अरे भैया, वो और टॉपिक है ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अब ऑफर फॉर सेल यूजुअली सेक्शन 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट है। जिसने पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा मैं किस दिन काम आऊंगी, चलो आप बताती हूँ। अब कंपनी के जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो प्रमोटर्स होते हैं, जब वो एग्जिट लेना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सेल करते हैं, अपने शेयर्स को सेल करते हैं। वो डायरेक्टली मार्केट में जाकर नहीं सेल करते, वो कंपनी के थ्रू सेल करते हैं, ठीक है। और इसी को बोला जाता है ऑफर फॉर सेल। क्या यहां तक क्लियर हो गया जी? अब वो कह रहे हैं ऑफर फॉर सेल में एडिशनल कंडीशन समझो। ऑफर फॉर सेल इज द पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। तो जो कंडीशंस पब्लिक इशू के टाइम पे लग रही हैं, क्या वो ओएफएस पे भी लगेंगी? यस। ये 2 कंडीशन स्पेसिफिकली वो है जो कहां लगेगी, सिर्फ और सिर्फ ओएफएस के टाइम पे। कहां लगेगी, ओएफएस के। सबसे पहला आलू, शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए, शेयर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। बताओ, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप। क्या कोई मतलब है इस बात का? शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, इजी है। और दूसरा क्या, कि भाई कम से कम 1 साल तक तो आपने शेयर होल्ड करके रखे हो। 1 साल तक तो क्या हो, शेयर होल्ड करके रखे हो। मैडम बस 2 कंडीशन है, रुको जरा, सब्र करो, अभी मैं बताऊंगी। मान लो 1 या 2 नंबर का सवाल आ गया कि ओएफएस की कंडीशन क्या है। बड़ा आसान सवाल है, ठीक है। सबसे पहला तो ये लिखना, सबसे पहले ये लिखना कि कम से कम प्रमोटर के पास वो जो शेयर है वो 1 साल तक रहने चाहिए। अच्छा, 1 साल कहां से देखेंगे? 1 साल देखेंगे एट द टाइम ऑफ 1 ईयर मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए। कब बच्चे? एट टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। इसके बाद आपको ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है ये बताऊंगी। बट ये जो आपको 1 साल का पीरियड काउंट करना है, ये कहां से करना है राजे? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से। ये कहां से करना है? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट से। और दूसरा, शेयर्स क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप को एक बार मैं जरा नीचे लिख रही हूं, इसकी थोड़ी इज्जत कम है, ठीक है। फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। अब उसके बाद देखो, अब बहुत ध्यान से रजे मेरी बात सुनना। अब लॉ मेकर कह रहा है, देखो ये जो 1 साल है ना, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं और इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो तुम्हें मेरे साथ करनी है।
इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है और इसकी कुछ क्या है, एक्सेप्शंस. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई एम द प्रमोटर ऑफ द कंपनी एंड इन 2022 मुझे मिली थी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज. अब मेरे हर बच्चे को पता है कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का मतलब क्या, जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट होंगी. यस और नो, जो आगे जाके कहाँ होंगी, इक्विटी में कन्वर्ट होंगी. 2022 में मेरे बच्चे मुझे कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज मिली थी और 2023 में उनका कन्वर्जन होना था. 2023 में उनका क्या हो गया, कन्वर्जन. लेट अस टेक एन एग्जांपल. वो मुझे मिली थी 1 जनवरी 2022 को और 30 सितंबर 2023 को उनका क्या हो गया, कन्वर्जन. क्या हो गया, कन्वर्जन. अब मैं इन्हीं सिक्योरिटीज का ओएफएस करना चाहती हूं 1 अक्टूबर 2023 को. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 1 अक्टूबर 2023 को क्या मैं कर सकती हूं, क्या मैं कर सकती हूं. मतलब मेरा सवाल ये है कि जितना टाइम वो मैंने होल्ड करके रखी कन्वर्जन पीरियड में, क्या वो कन्वर्जन पीरियड भी काउंट होगा, बताओ. क्या वो कन्वर्जन पीरियड भी काउंट होगा. लॉ मेकर कहता है हाँ जी, वो कन्वर्जन पीरियड भी आपका काउंट होगा. अगर आपने सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो वो जितना टाइम कन्वर्जन पीरियड का है आप उसे 1 साल में काउंट करोगे. मान लो अगर 6 महीने में कन्वर्जन हो जाए तो अगले 6 महीने में बेच देना, 1 साल हो गया. अगर कन्वर्जन को 2 साल लगे तो कन्वर्ट होते ही बेच दो क्योंकि 2 साल हो गए. सो दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो. अब क्या होता है, सुनना. पहले ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है, पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है और फिर ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है. क्या ये बात मेरी जिंदा लाशों को याद रहेगी. पहले क्या जाता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, फिर क्या जाता है, ऑफर डॉक्यूमेंट. दोबारा, पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाता है, सेबी उस पे कमेंट देगी, राइट, जैसे तुम करते हो ना, सेबी उस पे कमेंट देगी, उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा. वो कह रहा ड्राफ्ट ऑफर तक, जब तक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट गया तब तक कन्वर्जन नहीं हुई. लेकिन हमें ये एश्योर कराना है कि ब्रो जब ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे ना तब कन्वर्जन हो जाएगी. जब ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे तब कन्वर्जन हो जाएगी. सिंपल सी बात. अगर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट तक कन्वर्जन नहीं हुई, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, कन्वर्जन नहीं हुई, होने ही वाली है, तो हमें सिर्फ कितना देना है, कितना विश्वास दिलाना है कि जब हम ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे ना तो कन्वर्जन हो जाएगी. आई एम सॉरी, तो कन्वर्जन हो जाएगी. सिंपल सी बात है. एक बार रिपीट करो, रिपीट. बच्चे जितना रिपीट करोगे, मैंने पहले भी बोला पूरा आईसीडीआर कराना इज नॉट अभी के लिए माई थिंग, बिकॉज अभी वी हैव टाइम. आईसीडीआर को 2 पार्ट में कर लेंगे, 3 में कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा. अभी के लिए मेरा मोटिव है चाहे तुम मेरे साइड से 4 टॉपिक करके जाओ लेकिन वो 4 ऐसे हो ना जो तुम्हारे दिल से कोई निकाल ना पाए. सिंपल सी बात, सिंपल सी बात. दिल में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमें इन टॉपिक्स को ऐसे बिताना है कि कोई ना निकाल पाए. तो ओएफएस की हमने बात करी कि भाई 2 एडिशनल कंडीशंस है. 1 साल तक रखी होनी चाहिए सिक्योरिटीज और फुल्ली पेड अप होनी चाहिए. 1 साल कहां से देखेंगे, कहां से, जब हमने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है वहां तक हमें देखना है कि 1 साल हो गया हो. और अगर हमने कभी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो उस कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जितने टाइम तक होल्ड करके रखी है उसको काउंट करेंगे 1 ईयर में. और दूसरा, अगर ड्राफ्ट ऑफर तक भी कन्वर्जन नहीं हुई है और हमें लगता है कि ऑफर तो हो जाएगी तो ठीक है. मतलब ऑफर से पहले, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले कन्वर्जन हो जानी चाहिए, कन्वर्जन हो जानी चाहिए. बताओ क्या क्लियर है, पक्का पक्का. अगला देखते हैं, एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब कि ये 1 साल का पीरियड, ये जो तुम 1 साल का पीरियड बता रहे हो ना, ये कहां नहीं लगेगा, ये कहां नहीं लगेगा. सुनना, 3 एक्सेप्शंस हैं, बड़ी प्यारी सी, बहुत प्यारी, तुम्हारी तरीके से बहुत खूबसूरत एक्सेप्शन. सबसे पहला क्या ब्रो कहता, देख देख, कोई गवर्नमेंट कंपनी है, मैंने कहा जी अच्छा. कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, मैंने कहा जी अच्छा. या कोई ऐसी कंपनी है जो इन दोनों ने बनाई है, थैंक यू सो मच भैया. या फिर ऐसी कंपनी है जो इन दोनों ने मिलकर बनाई है और ये कंपनीज कहां एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. ये कंपनीज कहां एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. तो इनके ऊपर ये 1 साल की एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगी, इनके ऊपर ये 1 साल की सेक्शन अप्लाई नहीं होगी. सिंपल, समझ आ गया.
दूसरा करेंगे। तीसरा, तुम्हें बोनस इशू मिल गया। क्या मिल गया? बोनस शेयर। अब बोनस शेयर हर एक बच्चे को पता है, जो शेयर ओरिजिनली रहे हैं मेरे पास, समझो बोनस कब मिलेगा? जब मेरे पास शेयर है, ये पेन गिरा हुआ है एक नंबर का, देखो समझो, मेरे पास शेयर ही नहीं है तो क्या मेरे को बोनस शेयर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। मेरे को बोनस शेयर कब मिलेंगे मेरे बच्चे? जब मेरे पास शेयर्स है। वो कह रहा अगर तुम्हारे ओरिजिनल शेयर तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए थे, समझो अगर तुम्हारे ओरिजिनल शेयर्स तुम्हारे पास 1 साल से ज्यादा के लिए थे और तुम्हें उसमें बोनस मिला है, तो 1 साल ये बोनस पे अप्लाई नहीं होगा। 1 साल ये बोनस पे अप्लाई नहीं होगा। आई गेस तुम सोच समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं। जनरल कंडीशंस हो गई। ये देखो 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 क्या लिखा हुआ है, शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप held by seller for a period of at least 1 year prior to the date of draft offer document। ये 1 साल कब कंप्लीट हो जाना चाहिए रजी? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। देखो क्या लिखा है, द होल्डिंग पीरियड ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, शेल बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 1 ईयर। पक्का पक्का क्लियर है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है 1 ईयर कब कंप्लाई करना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पे, ये हो गया है। कन्वर्जन कब कंप्लीट होनी चाहिए? ऑफर डॉक्यूमेंट के केस में। उसके बाद देखो नॉन एप्लीकेबिलिटी आ गई, द ऑफर ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और कॉर्पोरेशन और एनी एसपीवी, यानी कोई भी स्पेशल पर्पस व्हीकल जो इन दोनों में से किसी ने बनाया है और वो इंफ्रा सेक्टर में है, तो उस पे 1 साल का पीरियड अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, आपको इक्विटी शेयर मिले हैं बोनस पे। दोबारा कहां मिले हैं? बोनस पे। इफ द इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर सेल इशूड अंडर अ बोनस इशू, बट इसकी क्या कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल शेयर थे उनको 1 साल हो गया हो। और वो कह रहा है ये जो बोनस इशू है ना, ये आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं मिला होना चाहिए, बिकॉज बोनस इशू के सेक्शन नंबर 63 में कुछ सोर्सेज होते हैं। वो कह रहा है उन्हीं सोर्सेज से मिलेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है जी। सेकंड क्या है? अब सेकंड कंडीशन क्या है? लेट अस टेक एन एग्जांपल, बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लूं। रिलायंस है और गोलमो है, रिलायंस है और गोलमो है, ठीक है। रिलायंस का शेयर होल्ड करते हुए मेरे को 5 साल हो गए, मैं रिलायंस के शेयर होल्डर हूं, मैं रिलायंस की क्या हूं? शेयर होल्डर। कितने साल हो गए? 5 साल, ठीक है। अब रिलायंस और गोलमो मर्ज हो रही है, इनका संगम हो रहा है, रिलायंस गोलमो में समा जाएगी। रिलायंस गोलमो में क्या आ जाएगी? समा जाएगी। इस चीज को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं रचे? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। और जब भी कोई स्कीम बनती है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, मर्जर अमलगमेशन की, तो उसको हमें एनसीएलटी से अप्रूव करवाना पड़ता है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है? एनसीएलटी से अप्रूव करवाना पड़ता है। हमने जी एनसीएलटी से जी अप्रूव भी करवा लिया, एनसीएलटी से अप्रूव भी करवा लिया। अब ये जो रिलायंस का शेयर होल्डर है, क्या ये गोलमो का शेयर होल्डर बन जाएगा? यस और नो? क्या रिलायंस के शेयर के बदले, क्या ये देख लो क्या हो रहा है यार, इतनी एक्साइटेड हो जाती है ना पढ़ाते हुए। क्या रिलायंस के शेयर के बदले क्या इसे गोलमो के शेयर मिल जाएंगे? यस और नो? यस। अब अगर ये गोलमो के शेयर 2 महीने के बाद भी बेचना चाहता है तो क्या बेच सकता है? यस। क्योंकि गोलमो के शेयर क्यों मिले? रिलायंस के शेयर के बदले। और क्या रिलायंस का शेयर 1 साल से ज्यादा के लिए पड़ा था? यस। तो इसीलिए अब गोलमो के केस में 1 साल का पीरियड अप्लाई नहीं होगा। खत्म गाइस, खत्म। क्या कुछ मुश्किल था? रिवाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल वर एक्वायर्ड परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल और सीजी as applicable in lieu of the business and invested capital which have been in existence for more than 1 year। मतलब रिलायंस में जो मैंने कैपिटल लगाई थी, रिलायंस में जो मैंने बिजनेस किया था, जो इन्वेस्टेड कैपिटल थी, क्या वो 1 साल से ज्यादा के लिए थी? यस। तो अब गोलमो में मुझे वो 1 साल का पीरियड सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। सिंपल। एक बार दोबारा देखो, 1 साल तक रहना चाहिए, 1 साल तक रहना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। एक्सप्लेनेशंस क्या है कि 1 साल देखेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। उसके बाद कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का पीरियड लिया है तो उसे भी 1 साल में काउंट कर लेंगे। तीसरा वो बात बोल रहा है कि अगर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे कन्वर्टेबल नहीं है तो ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे कन्वर्टेबल हो जानी चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शन 1 साल किस पे अप्लाई नहीं होगा? कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी स्टैट्यूटरी कंपनी या कोई भी एसपीवी विच इज कंट्रोल्ड बाय दीज टू, और इनका काम इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो इन पे 1 साल का पीरियड नहीं लगेगा। आपने कोई
सिक्योरिटी होल्ड की थी, 1 साल से ज्यादा हो गया और अब आप उसको बोनस, अब आपको उस पर बोनस मिला है, तो बोनस पे 1 साल का अप्लाई नहीं होगा, प्रोवाइडेड बोनस जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं मिला हो। तीसरा, कोई भी स्कीम अप्रूव हुई है, कोई भी स्कीम अप्रूव हुई है मर्जर अमेलगमेशन की, और आपके पास पहली कंपनी के जो शेयर थे वो 1 साल से ज्यादा के लिए थे, और दूसरी कंपनी के शेयर मिल गए आपको क्योंकि आपके पास पहली कंपनी के थे, तो इस पे 1 साल अप्लाई नहीं होगा। सो सिंपल, सो इजी। बताओ दिल में बैठा या नहीं? जब ये लेक्चर खत्म करो ना यार, जब ये लेक्चर खत्म करो तो जरूर बता के जाना कि दिल में तुम्हारे प्रोविजंस बैठे हैं या नहीं बैठे। ठीक है जी, अब आगे देखो। मैंने आपको बोला एक होता है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और एक होता है ऑफर डॉक्यूमेंट, है ना जी। एक होता है मेरे बच्चे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट और एक क्या होता है ऑफर डॉक्यूमेंट। एक बार इसका पूरा करिकुलम अच्छे से समझते हैं, हमारे क्या क्या टॉपिक्स हो गए वो देख लेते हैं। आ जाओ, टॉपिक्स कवर्ड। सेकंड स्लाइड कहां है हमारी? सेकंड स्लाइड है क्या यहाँ पे? एक मिनट। टुडेज गोल, टुडेज गोल में एक बार हम लिखते हैं, ठीक है? क्या, अच्छा क्या क्या कर लिया एक बार ये देखो, हमने क्या क्या कर लिया। देखो, हमने टाइप्स ऑफ इश्यू कर लिए, ठीक है, हमने आईसीडीआर की एप्लीकेबिलिटी कर ली, हमने आईपीओ की 3 चीजें कर ली, हमने एफपीओ की 3 चीजें कर ली। क्या क्या की? नॉन एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी, जर्नल कंडीशंस, ठीक है, और हमने ओएफएस कर लिया। हमने क्या कर लिया? ओएफएस, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे कितने टॉपिक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 टॉपिक अभी तक हमारे डन है। एंड आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेरे बच्चे ये 9 के 9 टॉपिक समझ आए हों, ठीक है। अब अगला, आई एम सॉरी, जो अगला टॉपिक अभी हम करेंगे वो करेंगे ऑफर डॉक्यूमेंट का। वो कौन सा टॉपिक करेंगे रजी? ऑफर डॉक्यूमेंट। आइए, ऑफर डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है मैं आपको ये अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। अब लॉ मेकर ये बात बोलता है, समझो, ऑफर डॉक्यूमेंट यहां समझ लेते हैं हम। आइए, ऑफर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब भाई कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, अगर वो लिस्ट होने वाली है तो क्या उसे सेबी को ऑफर डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिसको आप प्रोस्पेक्टस भी बोलते हो? यस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जब पब्लिक को फाइल करेंगे तभी सेबी को देंगे, ऑब्वियसली नहीं भाई। पब्लिक को बाद में फाइल करोगे, पहले सेबी की 25,000 फॉर्मेलिटीज तो कंप्लीट करो। तो जब आप सेबी को पहली बार ऑफर डॉक्यूमेंट बनाकर देते हो उसे बोलते हैं रजे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। उसे क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। वो कह रहा कंपनी है, कंपनी रजे मर्चेंट बैंकर हायर करेगी, ऑब्वियसली कंपनी क्या हायर करेगी? मर्चेंट बैंकर हायर करेगी। बहुत ध्यान से, अब वो क्या बोल रहा है कि भाई देखो, जो मर्चेंट बैंकर है वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बना के किसको देगा? सेबी को। किसको देगा? सेबी को। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जाएगा सेबी को, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, साथ में मर्चेंट बैंकर एक ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, कंपनी सब चीजें कंप्लाई कर रही है और इस कंपनी के आईपीओ लाने में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ये लिखते हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में जब आप साथ में ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देते हो। क्लियर है? सॉरी, सेबी को दिया। उसके बाद यही सेम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट डू, ये आपने दिया स्टॉक एक्सचेंज को। 2 काम करे। और एक तीसरा काम करता है, मर्चेंट बैंकर इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पे डालता है। किसकी वेबसाइट पे डालता है? सेबी की वेबसाइट पे डालता है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डालता है और अपनी वेबसाइट पे डालता है। ये तीनों काम मेरे बच्चे एक साथ होते हैं। बहुत ध्यान से, ये तीनों काम जो है ये एक साथ होते हैं। कैसे भाई? सर्टिफिकेट, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। आपने पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को दे दिया, साथ में स्टॉक एक्सचेंज को दे दिया, साथ में सेबी की वेबसाइट, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और अपनी वेबसाइट पे डाल दिया मर्चेंट बैंकर ने। अच्छा, वेबसाइट पे क्यों डाला है? फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। क्यों डाला है राजे? फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स, ठीक है। मैं लिख देती हूं फॉर इनवाइटिंग पब्लिक कमेंट्स। अब पब्लिक को क्या पता? पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक को कुछ नहीं पता। अब पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि वेबसाइट पे? तो रजित, जब ये वेबसाइट पे आप डालते हो ना,
उसके 2 दिन के अंदर अंदर, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप एक पब्लिक न्यूज़पेपर में आप एक न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हो, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देते हो, हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर और रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और आप पब्लिक कमेंट्स बुलाते हो 21 दिन के अंदर अंदर। कितने दिन के अंदर अंदर? 21 दिन। मैम क्या बोल रहे हो यार, सुनो, इजी है, इजी है। मैं मर्चेंट बैंकर हूं, मेरे को 3 काम करने हैं, सेबी को देना है, स्टॉक एक्सचेंज को देना है, अपनी वेबसाइट पे डालना है, सेबी की वेबसाइट पे डालना है, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डालना है, दैट्स ऑल। वेबसाइट पे क्यों डालना है? पब्लिक कमेंट्स, समझो, थोड़ा सा सिस्टमैटिकली मेरे साथ चलो। वेबसाइट पे क्यों डालना है? पब्लिक कमेंट्स। भाई पब्लिक कमेंट्स कैसे आएंगे? पब्लिक को पता भी तो होना चाहिए ना कि वेबसाइट पे डल गया है, तो उसके लिए क्या करना है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। उसके लिए क्या करना है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। कितने टाइम में न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देनी है? जब आपने वेबसाइट पे डाला उसके 2 दिन के अंदर अंदर, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपको क्या देनी है? न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। ठीक है, कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए, कि भाई 21 दिन है, कमेंट दे दे, 21 दिन है, कमेंट दे दे। ठीक है, अब क्या करना है? अब एकदम आराम करना है। अब क्या करना है? एकदम आराम करना है, क्योंकि अगर कमेंट आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। तो अब मान लो कमेंट आ गए, सेबी पास कमेंट जाएंगे, और सेबी रजे विद इन 30 डेज, ये 21 डेज में इंक्लूडेड है, ध्यान से, ये 30 डेज 21 डेज के बाद नहीं है। दोबारा बोल रही हूं, ये 21 डेज 30 के, ये 30 जो डेज है ना, इनमें ये 21 दिन इंक्लूडेड है। 2 दिन न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, 21 दिन पब्लिक सजेशन, 24 हो गए, 23 हो गए, 23 हो गए ना, तो बाकी 7 दिन बचे सेबी के पास। ठीक है, तो सेबी अगर सजेशन देगी तो ठीक है, उस सजेशन को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, और अब जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि ड्राफ्ट में चेंज कर चुके हैं हम, यस और नो, ड्राफ्ट में रजी हम चेंज कर चुके हैं, तो जो अब बनेगा वो हमारा क्या बनेगा रजी? ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बनेगा? ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, और इस ऑफर डॉक्यूमेंट को हम सेबी के पास फाइल करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल करेंगे, और आरओसी के पास फाइल करेंगे। कि यहां तक सारी सिचुएशन क्लियर है? एक बार रिवाइज कर ले, एक बार रिवाइज कर ले फटाफट से। टॉपिक क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या है? ऑफर डॉक्यूमेंट। मर्चेंट बैंकर सभी को स्टॉक एक्सचेंज को अपनी वेबसाइट पे, सभी की वेबसाइट पे, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डालेगा। जिस दिन वेबसाइट पे डालेगा 2 दिन के अंदर अंदर पब्लिक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देगा, इंग्लिश, हिंदी, वर्नाकुलर। उसके बाद 21 दिन के अंदर पब्लिक कमेंट्स आएंगे, आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, सभी के पास 30 दिन है, कुछ सजेशन है तो दे देगा, नहीं है तो हमारे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को ऑफर डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। और जब उसको ऑफर डॉक्यूमेंट मान लिया गया, सभी को, स्टॉक एक्सचेंज को और आरओसी को हम चरण वंदना करते हुए आगे दे देंगे। सच सच बताना, क्या कुछ मुश्किल लग रहा है? क्या कुछ मुश्किल लग रहा है? बताओ। ये टॉपिक भी हो गया। ले, ये सारे टॉपिक्स हुए ही जा रहे हैं। एक मिनट रुकना, सारे टॉपिक्स जो हैं वो हुए ही जा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए रजी, बस 1 मिनट। ये हो गया ना, ऑफर फॉर सेल हो गया। आइए, प्रोसीजर फॉर पब्लिक इशू। अब एक टॉपिक करते हैं हम। एक टॉपिक है कि भाई जब तुम इशू लेकर आ रहे हो, जब तुम इशू लेकर आ रहे हो तो किन किन लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है? क्योंकि सीधी सी बात, कंपनी अपने आप तो इशू लेकर नहीं आ सकती, यस और नो। कुछ लोग होंगे जिनको अपॉइंट करना जरूरी है, कुछ लोग होंगे जिनको अपॉइंट करना जरूरी है, ताकि जो इशू है वो स्मूथ आ सके, ताकि जो इशू है वो क्या आ सके? स्मूथ आ सके। तो यहां पे हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर। दोबारा क्या पढ़ेंगे? लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर। दोबारा, लीड मैनेजर, अदर इंटरमीडिएरीज एंड कंप्लायंस ऑफिसर। कि भाई इशू जब लेकर आ रहे हो, इशू के टाइम पे इन लोगों का होना जरूरी है। सबसे पहला तो कंपनी लीड मैनेजर अपॉइंट करेगी मर्चेंट बैंकर को, ठीक है। फिर कंपनी और मर्चेंट बैंकर मिलकर दूसरे इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, दूसरे इंटरमीडिएरीज जैसे जैसे हो गया आपके पास
सिंडिकेट बैंक्स हो गए, रजिस्ट्रार टू इशू हो गया, कोई और इंटरमीडिएरी है तो उसको अपॉइंट करना है। और साथ ही साथ क्योंकि कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो कंपनी के पास एक क्या होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी के पास एक क्या होना चाहिए, कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, सीएस। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है मेरे बच्चे, सीएस। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इशूअर शेल अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी एज द लीड मैनेजर। क्लियर है, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होगा। और फिर कंपनी मर्चेंट बैंकर के साथ मिलकर क्या अदर इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करेगी, यस। अदर इंटरमीडिएरीज जैसे रजिस्ट्रार टू इशू, उसके बाद सिंडिकेट बैंक्स हो गया, राइट, ये सब लोग। एंड कंपनी के पास क्या होना चाहिए, एक कंप्लायंस ऑफिसर। कंपनी के पास क्या होना चाहिए, एक कंप्लायंस ऑफिसर। क्या यहां तक क्लियर है सिचुएशन, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक बहुत, ये हो गया हमारा डिस्क्लोजर एंड फाइलिंग। अब एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आता है, दैट इज फास्ट ट्रैक एफपीओ। फास्ट ट्रैक एफपीओ। अब बच्चों को दिक्कत आती है, मैम फास्ट ट्रैक आईपीओ क्यों नहीं है, नालायको, आईपीओ फास्ट ट्रैक कैसे आ सकता है? तुम पहली बार तो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो, तुम पहली बार लिस्ट हो रहे हो, वो भी फास्ट ट्रैक, वो भी फास्ट ट्रैक। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, यस और नो। तो फास्ट ट्रैक एफपीओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रजत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है, भाई देख, तेरे को कम से कम लिस्ट होना चाहिए तो 3 साल के लिए। सीधी बात, नो बकवास। कम से कम कितने साल के लिए लिस्ट होना चाहिए, 3 साल के लिए। मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है तेरे शेयर होने चाहिए डीमैट फॉर्म में। सब याद करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद कह रहा है तेरी मार्केट कैप कम से कम होनी चाहिए 1000 करोड़। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, इसको छोड़ो एक बार। उसके बाद वो बोल रहा है सेबी एलओडीआर कंप्लाई होना चाहिए पिछले 3 साल में। मैंने बोला ठीक है। कह रहा है इन्वेस्टर की जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं 95% रिजॉल्व होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कहता तेरे खिलाफ कोई शो कॉज नोटिस नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कहता तेरा सेटलमेंट मैकेनिज्म गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कहता तेरी इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा और कुछ? कहता कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने कहा और कुछ? कहता ऑडिट क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अब क्या ये सारी चीजें याद करनी है? यस। पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे एंड उसके बाद इसे याद करेंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे रजे? याद। आ जाओ। फास्ट ट्रैक इशू क्या कंसेप्ट है रजे हमारा? फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक आईपीओ है या एफपीओ है? फास्ट ट्रैक एफपीओ है। एक तो तुम्हें याद हो गया, क्या कि भाई 3 साल से क्या होने चाहिए? लिस्टेड। 3 साल से क्या होने चाहिए? लिस्टेड। अगर तुम 3 साल से कम लिस्टेड हो तो तुम आईपीओ ला नहीं सकते, सॉरी फास्ट ट्रैक एफपीओ ला नहीं सकते। मैम ये कैसे याद करेंगे? मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी। देखो, equity share of the issuer have been listed on the stock exchange for a period at least 3 years। at least 3 years। हाँ जी ठीक है। उसके बाद शेयर्स किस में होने चाहिए? डीमैट फॉर्म में। तो ये मैं ना लिखती जाती हूँ। आइए, इक्विटी शेयर, ये पेन आई गेस अच्छा सही लग रहा है ना? इक्विटी शेयर्स, ठीक है, लिस्टेड है फॉर एटलीस्ट 3 years। मैं साथ साथ इसलिए लिख रही हूं रजे ताकि तुम भी मेरे साथ साथ लिखो, तुम्हारी नोट मेकिंग भी हो जाए, तुम्हें याद भी आ जाए, तुम्हें समझ भी आ जाए। अदरवाइज ये सब मेरी पीपीटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूं। और अगर आप देखो तो मैं आपको मॉड्यूल से करा रही हूं, मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको आके फटाफट बोल के रिविजन करा के चली गई। नो, बिकॉज आई नो कि अभी टाइम है, हम मॉड्यूल से भी कर सकते हैं, हम सब चीजें कर सकते हैं मेरे बच्चे। इक्विटी शेयर लिस्टेड है फॉर एट लीस्ट 3 years। हाँ जी ठीक है। उसके बाद शेयर्स कौन से फॉर्म में है जी? डीमैट फॉर्म में। शेयर कौन से फॉर्म में है? डीमैट फॉर्म में। चलो जी, 2 चीजें क्लियर है। उसके बाद क्या? मेरी मार्केट कैप कम से कम कितने करोड़ की है? 1000 करोड़। अगर मैं पब्लिक इशू लेकर आ रही हूं, समझो, तो मेरी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप वो कम से कम कितने करोड़ की है? 1000 करोड़। मार्केट कैप का क्या मतलब होता है?
कि नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके मार्केट में है मल्टीप्लाई बाय देयर मार्केट प्राइस, दैट इज योर मार्केट कैप, कि आपका बेस कितना बड़ा है, आपके टोटल अमाउंट के शेयर्स कितने मार्केट में है, दैट इज मार्केट कैप। उसके बाद ट्रेडिंग टर्नओवर और डिलीवरी बेस्ड एक बार छोड़ेंगे। कंप्लाइंस विद सेबी एलओडीआर, आप समझो जैसे जब आप लिस्ट होने वाले होते हो तो आपके पास आईसीडीआर लगता है, जब आप लिस्ट हो जाते हो रजी एलओडीआर लगता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एलओडीआर क्या है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। मतलब भाई तुम लिस्ट हो गए, अब तुम्हें सेबी की एलओडीआर कंप्लाइंसेस करने हैं। सेबी बोलता है कि हर क्वार्टर में रिपोर्ट जाएगी तो दो, सेबी बोलता है बोर्ड मीटिंग के 48 मिनट, मान लो बोर्ड मीटिंग के 30 मिनट के बाद कुछ चाहिए दो, जनरल मीटिंग के 2 दिन के बाद कुछ चाहिए दो। डाटा जब आप लिस्ट हो जाओगे तो जो डिस्क्लोजर लगेंगे, जो आपको सेबी को बताना होगा, वो सारे एलओडीआर में। वो कह रहा है पिछले 3 साल से तूने सेबी एलओडीआर का कंप्लाइंस किया है, तो मैंने क्या लिख दिया, सेबी एलओडीआर का कंप्लाइंस किया है लास्ट 3 ईयर। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स। क्या यहां तक क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अरे भाई नहीं चाहिए, बंद हो जा। उसके बाद अब इसमें आएंगे, उसके बाद इन्वेस्टर कंप्लेंट। वो क्या कह रहा है भाई, देख समझो, जिस महीने रेफरेंस डेट, मतलब जिस महीने तुम ऑफर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, ठीक है, जिस महीने तुम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, तुम उसके पिछले क्वार्टर में जाओ। लेट अस सपोज मेरी रेफरेंस डेट आ रही है 15 नवंबर, रेफरेंस डेट कब आ रही है? 15 नवंबर। तो मेरा जो लास्ट क्वार्टर होगा वो होगा अक्टूबर ना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं नहीं नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, सॉरी अप्रैल मई, यार एक मिनट रुको, अप्रैल मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर होगा। तो वो क्या कह रहा है भाई, देखो मान लो तुम्हारी रेफरेंस डेट आ रही है 15 नवंबर की, तो तुम्हारा लास्ट क्वार्टर सितंबर तक होगा। वो कह रहा है सितंबर तक जितनी कंप्लेंट्स आई उसका 95% क्या कर देना है? सॉल्व। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई तुम फास्ट ट्रैक एफपीओ लेकर आ रहे हो, मतलब हम तुम्हें कंडीशन से बचा रहे हैं। हम तुम्हें किससे बचा रहे हैं? कंडीशन से, कि तुम्हें ये नहीं करना। तुम ड्राफ्ट फाइल मत करो, तुम सीधा ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दो, तुम सेबी की सजेशन मत लो। एग्जाम्पल, तो तुम्हें जब हम ये लेने के लिए नहीं बोल रहे, तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि तुम्हारी कंपनी कितनी स्ट्रांग है, तुम लॉ का कंप्लाइंस कर रहे हो या नहीं, तुम इन्वेस्टर्स का ध्यान रख रहे हो या नहीं। तो हमने ये क्या बोला, हमने क्या बोला, जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं, कब तक? प्रीसीडिंग क्वार्टर विद प्रीसीडिंग क्वार्टर टू रेफरेंस डेट। ठीक है, उसका 95% क्या हो जाना चाहिए रजे? सॉल्व। उसका 95% क्या हो जाना चाहिए? सॉल्व। ये 5 कंडीशन आई गेस आपको अच्छे से क्लियर होंगी। उसके बाद नो शो कोज नोटिस। शो कोज नोटिस का मतलब क्या होता है? लेट अस सपोज तुमने चोरी की, मैंने तुमसे पूछा नहीं तुमने चोरी की, कुछ किया, मैं तुम्हारे पास आ गई, मैंने कहा तू बता मैं तुझे चोर क्यों ना बुलाऊं, दैट इज शो कोज नोटिस। दैट यू हैव टू शो मी कि मैं तुम्हें ये ना बुलाऊं, मैं तुम्हें ये फाइन ना लगाऊं, मैं तुम पे ये पेनल्टी ना लगाऊं, या मैं तुम्हें चोर ना समझूं, मैं तुम्हें गद्दार ना समझूं। मतलब यू ओ मी अ एक्सप्लेनेशन, यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, दैट इज शो कोज नोटिस। कि शो मी कि जो मैं मानती हूं वो मैं क्यों ना मानूं। मान लो मुझ पे शक, मुझे तुम पे शक है, तो मैं तुम्हें बता रही हूं कि भाई मुझे तुम पे शक है, तुम बताओ कि मैं तुम पे शक क्यों ना करूं। दैट इज रजे शो कोज नोटिस। दैट इज व्हाट? शो कोज नोटिस। वो क्या बोल रहा है समझो, नो शो कोज नोटिस हैव बीन इशूड बाय द बोर्ड एंड पेंडिंग अगेंस्ट इशूअर, प्रमोटर और एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द रेफरेंस डेट। वो कह रहा है कोई पेनल्टी लगी है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे देखो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, बड़ी बड़ी कंपनीज पे छोटी छोटी पेनल्टीज लगती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शो कोज नोटिस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। देखो, नो शो कोज नोटिस इज पेंडिंग अगेंस्ट कंपनी, ठीक है, और इशूअर लिख देती हूं, मैंने आपको बताया था ना, वो अगेंस्ट इशूअर, इट्स प्रमोटर और डायरेक्टर। अच्छा, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या वो लग सकता है?
क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पेनल्टी, बिल्कुल लग सकता है, एक्सक्लूडिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। क्या याद हो रही है साथ साथ, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, एक बार इतनी याद करते हैं, एक बार इतनी याद करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है भाई, देखो तुम्हारा इक्विटी शेयर जो है पिछले 3 साल से लिस्टेड है, एलओडीआर का पिछले 3 साल से कंप्लाइंस कर रहे हो, शोकोज नोटिस पेंडिंग नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, शेयर सारे तुम्हारे डीमैट फॉर्म में है। उसके बाद तुम्हारा जितने भी कंप्लेंट्स आए थे पिछले क्वार्टर तक 95% एड्रेस कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, क्या 6 के 6 पॉइंट्स याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, नो एलिज्ड वायलेशन, इसका मतलब क्या है रजे, इन केस issuer promoter or promoter group or director of issuer has alleged violation of securities law through the settlement mechanism of the board in the past 3 years, इसका मतलब क्या है, समझो आपने कुछ गलत किया है, आपने सेटलमेंट मैकेनिज्म के साथ कुछ गलत किया है, तो यहां पे अगर आपने पिछले 3 सालों में कहीं भी कुछ गलत किया है, सेटलमेंट, बेसिकली इसमें किसकी बात हो रही है, सेटलमेंट मैकेनिज्म ऑफ द बोर्ड, कुछ गलत किया है तो आप फास्ट ट्रैक इशू नहीं ला सकते हो। नो एलिज्ड वायलेशन ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म, आपने किसी के साथ सेटलमेंट की है बोर्ड वगैरह के साथ, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 3 years, इजी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिसिप्लिनरी मेजर्स, मतलब तुम्हारे इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होनी चाहिए पिछले 3 सालों में। अगर पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में तुम्हारे इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड हुई है तो यहां से निकल जाओ, नो सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी, ऑफ ट्रेडिंग इन इक्विटी इन लास्ट 3 years, इन लास्ट 3 years, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, देखो उसके बाद ये बोल रहा है कि जो तुम इंटरमीडिएरीज अपॉइंट कर रहे हो वो एकदम सही होने चाहिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, देयर शैल बी नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द मर्चेंट बैंकर, इशूअर, एसोसिएट कंपनी। वो कह रहा वो आपके साथ काम करे, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो काम नहीं चलेगा, नो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बिटवीन मर्चेंट बैंकर एंड इशूअर। लास्ट आओ एक बार लास्ट देखो, ऑडिट क्वालिफिकेशन। अब ऑडिट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझो, जब भी मेरे बच्चे ऑडिटर को ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, लेकिन वो इतना गलत नहीं चल रहा जिससे कंपनी खत्म ही हो सकती है, समझो कंपनी में कुछ गलत चल रहा है लेकिन वो इतना गलत नहीं चल रहा जिससे कंपनी खत्म ही हो जाती है, तो वो बच्चे क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। वो क्या देता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, कि भाई ये गलत चल रहा है, ये क्या चल रहा है गलत। सो क्या कह रहे हैं, फॉर ऑडिट क्वालिफिकेशंस, अगर ऑडिट क्वालिफिकेशंस आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, the issuer shall provide the restated financial statement adjusting for the impact of the audit qualification। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, सामने से ऑडिटर ने बोला कि ये गलती है, तो कंपनी तो दोबारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उस तरीके से बना कि हमें पता लगे जो क्वालिफिकेशन ऑडिटर ने बोली है उसका इंपैक्ट क्या आया है, क्योंकि हमें तो एग्जैक्टली पता ही नहीं है ना कि चल क्या रहा है। तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, ऑडिटर ने ऑडिट किया और क्वालिफिकेशंस दी, अब उन क्वालिफिकेशंस का इफेक्ट तो दिखा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। देखो क्या लिखा है, यूर शेल प्रोवाइड रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्टिंग द इंपैक्ट ऑफ ऑडिट क्वालिफिकेशन। क्लियर है, तो क्या लिख रखा है, वेयर ऑडिटर gave a qualified report, company should restate its financial statement incorporating the impact of these qualifications। क्या ये याद हो गए मैम, अभी ऊपर भी तो 2 रहते हैं, आओ करते हैं ना, आओ करते हैं, फिर उन्हें याद करेंगे। सबसे पहला क्या है जी, इधर आओ, ट्रेडिंग टर्नओवर। वो क्या कह रहा है कि भाई देख
तेरे शेयर में कम से कम इतनी तो ट्रेड होना चाहिए यार। अब अगर तेरे शेयर में ट्रेड ही नहीं हो रहा तो एफपीओ मत लेकर आ, ड्रामेबाजी मत कर। एफपीओ का मतलब क्या है कि आईपीओ आ चुका होगा, तो हम देखते हैं कि तेरे शेयर में कम से कम इतनी तो ट्रेडिंग होनी चाहिए। अब अगर एफपीओ आता है तो बच्चे में चुल मचती है, फास्ट ट्रैक एफपीओ है, वो पहले ये दोनों कंडीशन लिखकर आता है। बच्चे ये लास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनमें लिखने में तुम गड़बड़ी कर सकते हो। तो पहले जो तुम्हें सिंपल सिंपल आती हैं वो लिखाओ, जो तुम्हें सिंपल सिंपल आती हैं वो लिखाओ। ट्रेडिंग टर्नओवर कह रहा है एनालाइज ट्रेडिंग टर्नओवर ऑफ द इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द 6 months एट लीस्ट twice of the weighted average number of equity share listed during 6 months, listing during 6 months। अभी समझो, सिर्फ सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात। वो क्या कह रहा है कि पिछले 6 महीने में कितनी ट्रेडिंग टर्नओवर होनी चाहिए, 2% of the average number of equity share listed during such 6 months period। सिंपल बात, सिंपल बात। अगर मेरे से कोई पूछे ट्रेडिंग टर्नओवर, क्या पूछे ट्रेडिंग टर्नओवर, तो मैं बोलूंगी कितनी ट्रेडिंग टर्नओवर होनी चाहिए, सुनना, लास्ट 6 months में होनी चाहिए कितनी, 2% ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स listed ड्यूरिंग लास्ट 6 months। अब लास्ट 6 months में मान लो मेरे 20 लाख नए इक्विटी शेयर हुए, तो 20 लाख का 2%, मतलब इतनी ट्रेडिंग होनी चाहिए, इतनी ट्रेडिंग होनी चाहिए आपके इक्विटी शेयर में, इतनी हलचल होनी चाहिए। इससे ही हमें पता लगेगा कि डिमांड और सप्लाई का इंपैक्ट एग्जैक्टली है क्या। क्लियर है? अब वो बोल रहा है इस एंड ट्रेडिंग टर्नओवर में से ना, समझो, इस ट्रेडिंग टर्नओवर का 10% क्या होना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड। क्या होना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड। देखो, एक होता है डेरिवेटिव्स और एक होता है डिलीवरी बेस्ड, ये आपको आगे आके आप समझोगे, राइट। तो कह रहा है इसी, देखो क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर का क्या होना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। क्या होना चाहिए, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। 10% ऑफ एनुअलाइज्ड trading turnover should be delivery based। should be what, delivery based। should be what, delivery based। तो ये सारे जो मैंने आपको लिखवाई ये क्या है, फास्ट ट्रैक एफपीओ की कंडीशंस मेरे बच्चे। ये क्या है, फास्ट ट्रैक एफपीओ की कंडीशन। आप एक बार फटाफट से इसे पढ़ो एंड देन विल मूव अहेड। फटाफट से एक बार पढ़ लो रजे। पढ़ लिया? एक बार अगला भी पढ़ लो, पढ़ लो, कुछ नहीं होता, पढ़ लो, फिर याद करेंगे, फिर याद करेंगे, ठीक है। इसको एकदम तुम्हें मक्खन करा दूंगी, इतना आई कैन प्रॉमिस, इतना आई कैन प्रॉमिस। पढ़ लो। आई होप रजी हो गया हो, आई होप हो गया हो। चले आगे आओ, एक बार दोबारा याद करते हैं एफपीओ की कंडीशंस। फटाफट से एक रैप बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पिछले 3 साल में लिस्टेड होनी चाहिए, एलएलओडीआर 3 साल में फॉलो करना चाहिए, आपकी सेटलमेंट मैकेनिज्म में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट अगर क्वालिफाइड है तो नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जिसमें उसका इंपैक्ट जो है वो रीएडजस्ट कर दो, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके बाद शेयर्स डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, मार्केट कैप 1000 करोड़ या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर पिछले 6 महीनों में 2% ऑफ द इक्विटी शेयर जो 6 महीनों में लिस्टेड है उतना होना चाहिए, एनुअलाइज्ड ट्रेडिंग टर्नओवर का 10% डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर होना चाहिए। 10 कंडीशंस हो गई। और कौन सी रही, हाँ, सारी कंप्लेंट सॉल्व होनी चाहिए, 95% सॉल्व होनी चाहिए। और कौन सी हुई, शो कॉज नोटिस पेंडिंग होना नहीं चाहिए, इक्विटी शेयर में ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। देखो क्या सारा हो गया, क्या सारा हो गया, ये सो नो। तो जहां मैंने लिखा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड पे जब मैं आती हूं, ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज हो गया,
अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज हो गया, ठीक है। उसके बाद फास्ट ट्रैक आईपीओ, एफपीओ हो गया, माय बैड, फास्ट ट्रैक क्या हो गया, एफपीओ। तो हमारी ऑलमोस्ट जो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वो हो चुके हैं। आई होप मेरे बच्चे आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया हो, राइट, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया हो। कुछ टॉपिक्स जो रहते हैं वो उसकी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, बट दिस इज अ बेसिक आइडिया व्हाट आईसीडीआर इज ऑल अबाउट। आपको अगर ये समझ आया तो उसके बाद कुछ रहता भी नहीं है, उसके बाद कुछ रहता भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, डू टेल मी, कमेंट्स करना, शेयर करना, लाइक करना, बिकॉज योर कमेंट ही है, मतलब आप लोगों का प्यार ही है जिसके लिए आई गेस हम सब काम कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्यार देना, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन रजे, ठीक है रजे। थैंक यू सो मच। फटाफट से, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट डे अहेड बच्चे, बाय।